शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो निहायत मेहरबान रहम करने वाला, जो इज़्ज़त देने वाला, जो रिज़्क़ का रज़ाक, जिसने पैदा किया और जिसके कब्ज़े में मेरी रूह है। आज हमारे पास जो नई सीरीज़ का पहला टॉपिक है ऑटोइम्यून डिजीज़ का। हमने पिछले लेक्चर में आपको एक इंट्रोडक्शन दिया था कि व्हाट इज़ द ऑटोइम्यून डिजीज़, ऑटोइम्यून डिजीज़ क्या होती है। तो उसमें आपको ये बताया था कि ऑटोइम्यून डिजीज़ मुख्तसरन इतनी बात है कि आपका जो मदाफ़ती निज़ाम है, आपका जो इम्यून सिस्टम है, जो बीमारियों के ख़िलाफ़ लड़ता है, वो किसी न किसी वजह से अपने जिस्म के ख़िलाफ़ लड़ाई शुरू कर देता है, अपने हेल्दी सेल्स को मारना शुरू कर देता है। और दिस इज़ द ऑटोइम्यून डिजीज़। उसकी हमने आपको पूरी पैथोफिजियोलॉजी समझाई थी कि हमारे पास एक डिफेंस सिस्टम है जिसमें हमारा स्किन है, जिसमें हमारा नाक है, आंखें हैं, माउथ है और आपका यूरिनरी, ये वो एक फर्स्ट लाइन डिफेंस सिस्टम है। और एक हमने बताया था कि अल्टीमेटली हमारा डिफेंस सिस्टम है जो ब्लड के अंदर होता है, जो WBC जिसको हम कहते हैं वाइट ब्लड सेल, उसके अंदर होता है। और वो कैसे, जो फॉरेन बॉडी होती है, इन्वाइडर होता है, फॉरेन एंटीजन होता है, उसके खिलाफ कैसे वो लड़ाई करते हैं। तो वो सारा हमने आपको एक इंट्रोडक्शन दिया था। आज हम बाकायदा से डिजीज शुरू कर रहे हैं हेड से। ब्रेन की डिजीज शुरू करेंगे और फिर इसी तरह हेड टू टो नीचे आएंगे। पहले सर की बीमारियां हैं, बाकी फिर आपकी जोड़ों की बीमारियां हैं, दिल की बीमारियां हैं, सांस की बीमारियां हैं, स्किन की डिजीज है। तो वो सारी हम इसी तरह सिस्टम वाइज डिस्कस करेंगे। तो मैं टॉपिक पे आने से पहले, आज मेरे पास जो टॉपिक है वो है मल्टीपल स्क्लेरोसिस एंड गुलन-बारे सिंड्रोम। ये दोनों नर्वस सिस्टम की डिजीज हैं। हम दोनों को एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट भी करेंगे और दोनों को अलग-अलग समझेंगे भी, और उसका फिर साथ हम इलाज भी देखेंगे कि हमारे पास उसका क्या इलाज है। तो हमें आज जो बीमारी पढ़नी है ये नर्वस सिस्टम की डिजीज है। तो नर्वस सिस्टम जो है उसको थोड़ा सा समझना बड़ा जरूरी है कि नर्वस सिस्टम क्या है। नर्वस सिस्टम हमारा बेसिकली थ्री पार्ट्स पे मुश्तमिल है, 3 हिस्सों पे। ब्रेन है, स्पाइनल कार्ड है और फिर हमारा एक कॉम्प्लेक्स नर्वस सिस्टम कॉम्प्लेक्स है, लाइनेज होती हैं जो एक जगह से दूसरी जगह पैगाम लेके जाती हैं। वो कहते हैं द नर्वस सिस्टम इंक्लूड द ब्रेन, स्पाइनल कार्ड एंड कॉम्प्लेक्स नेटवर्क। एक तारें होती हैं, जैसे नेटवर्क तो आप समझते हैं ना कि बिजली का जैसे नेटवर्क है, और टेलीफोन का नेटवर्क है। तो ये एक नेटवर्क होता है जो किसी एक जगह से पैगाम लेके दूसरी जगह जाता है। मोस्टली जैसे टेलीफोन का नेटवर्क है, तारें बिछाई जाती हैं। तो ये क्या होता है, ये ब्रेन के अंदर से भी ये नर्वस सिस्टम निकलता है और स्पाइनल कार्ड से, ब्रेन से कैसे, जैसे आपकी 12 क्रेनियल नर्व हैं, जैसे फेशियल नर्व है, कान की ऑल्फैक्टरी नर्व्स है, ट्राइजेमिनल नर्व्स है। तो ये 12 आपकी क्रेनियल नर्व्स ब्रेन से जनरेट होती हैं। और बाकी जैसे आपकी शैटिका है या आपकी ये ऊपर सर्वाइकल का एरिया है, इसकी जो नर्व्स हैं, ये नीचे, ये सारी नर्व जो है वो स्पाइनल कॉर्ड से निकलती है। तो आप ये समझते हैं कि हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो मुश्तमिल है किस पे, ब्रेन पे, स्पाइनल कार्ड पे, और एक जो है नेटवर्क है, कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है। आपको बात मेरी अब समझ आ रही है कि ये आपने ध्यान में रखना है कि हमारा एक नर्वस सिस्टम है। नर्वस सिस्टम जो है वो किस पे डिपेंड क्या करता है, ये ब्रेन, स्पाइनल कार्ड एंड एक नेटवर्क है उसके आगे जुड़ा होता है। स्पाइनल ब्रेन से जो निकलती हैं, जैसे आपकी 12 क्रेनियल नर्व निकलती हैं, आपकी आंख को कंट्रोल करती हैं, फेस को कंट्रोल करती हैं, कान को कंट्रोल करती हैं, आपकी
ये जो ओसोफेगस इस एरिया को कंट्रोल करती है। ये तो 12 क्रेनियल नर्व्स हैं, ये ब्रेन से निकलते हैं। फिर स्पाइन से बहुत सारी बेशुमार नर्व्स हैं, मैं सारी की तफसील नहीं, बेसिकली आपको समझाना है कि जब आप नर्वस सिस्टम का इलाज करने रह गए हैं तो नर्वस सिस्टम को समझना चाहिए। अब अगर इसकी जो है ना टाइप्स हैं, टाइप्स क्या है? टाइप्स क्या है जी कि आपका एक सिस्टम है सेंसरी नर्वस सिस्टम। सेंसरी के नाम से भी अंदाजा है कि जो आपको सेंस कराता है। मसलन मैं यहां हाथ रख लूं, ये जगह ठंडी है तो ये सेंस किया, ये सेंसरी नर्वस सिस्टम मैसेज लेके स्पाइनल कार्ड से फिर ब्रेन में जाएगा। दिस इज द सेंसरी नर्व। एक मोटर सिस्टम है, मोटर नर्व का सिस्टम है। वो ये सिस्टम है कि ब्रेन से ऑर्डर लेके, जो आपको ऑर्डर लेके आता है, और आपकी ये जो मैं हाथ की मूवमेंट है ये मैं किससे कर रहा हूं? ये मोटर न्यूरॉन सिस्टम से कर रहा हूं। वो एक है हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कौन सा है? जो खुदकार निजाम है। खुदकार निजाम क्या है? जैसे आपका दिल चल रहा है, आपके फेफड़े चल रहे हैं, आपकी आंतों की मूवमेंट है, ये सारा खुदकार निजाम है जो आपके इरादे के ताबे नहीं है। जो मोटर न्यूरॉन सिस्टम है आपके इरादे के ताबे है कि ये मैं फोन उठाता हूं, ये मेरा इरादतन है। एक मैं फोन, मेरा दिल है, मेरा दिमाग है, मेरे फेफड़े हैं, मेरे गुर्दे हैं, ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है जो खुदकार है। अब ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में भी दो आगे और कैटेगरीज हैं। एक जो है उसको क्या कहते हैं? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या है? जब आप किसी एग्रेशन में होते हैं, एक रूटीन काम करने से आप हट के, मतलब आपने दौड़ लगा देनी है, आपने किसी को डंडा मार देना है, तो ये क्या है? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है। जब आप रूटीन के कामों से हट के, ये भी खुदकार, लेकिन ये रूटीन के कामों से जब आप एग्रेशन में जाते हैं तो फिर ये तेज हो जाता है। और एक पैरा सिंपैथेटिक सिस्टम है जो आप नॉर्मल, जैसे आप सो रहे हैं, आप बैठे हुए हैं, आपने खाना खाया है, आप स्लीप में हो, जनरल बिल्कुल आम रूटीन में, तो इसको कहते हैं पैरा। तो आपको आप समझ आई कि एक तो हमने हमारा 3 टाइप का जो सिस्टम के एनाटॉमी है उसके ब्रेन के अंदर। सिंपैथेटिक वर्क एट द रेस्ट, नहीं सिंपैथिक, दोबारा इसको ठीक, इसमें लिखने में गलती, टाइपिंग में गलती है, राइटिंग में गलती है। जो मैं बोल रहा हूं वो ठीक है। सिंपैथिक जो है वो बेसिकली एग्रेशन में यूज होगा और पैरासिम्पैथिक नॉर्मल होगा। इसको ठीक कर दें जी, ठीक है जी। तो पहले तो आपने हमारी एनाटॉमी जो है वो 3 हिस्सों पे, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और एक नेटवर्क है, ये समझ आ गई जी। उसके बाद फंक्शन क्या है इसके? फंक्शन क्या हो गया? फिजियोलॉजी होगी। फंक्शन क्या है? एक हमारा मोटर न्यूरल सिस्टम है, एक सेंसरी सिस्टम है, एक ऑटोनॉमिक सिस्टम। ऑटोनॉमिक के फिर 2 पार्ट आगे हो गए। तो मेरे ख्याल है ये बच्चे को भी समझाओ तो समझ आएगा। अब ये समझ जाए, अब ये सिस्टम में जब खराबी आएगी तो फिर न्यूरोलॉजिक प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएंगे। ये नॉर्मल फंक्शन है, दिस इज द नॉर्मल फंक्शन। अब होता क्या है कि ये जो नॉर्मल फंक्शन है कि वो बंदा चल रहा है, बोल रहा है, तो जब वो बोलना छोड़ देगा, जब वो चलना छोड़ देगा, वो ट्रेमर करेगा, मूवमेंट रिस्ट्रिक्शन आ जाएगी, उसको ये समझ नहीं लग रही ये ठंडा है ये गर्म है, तो फिर क्या होगा? ये पैथोलॉजिकल चेंजेस आ गई, कोई खराबी होगी। तो उसको हम क्या नाम देंगे? दिस इज द डिजीज, दिस इज द अबनॉर्मल एक्टिविटीज। तो नॉर्मल फंक्शन एंड एबनॉर्मल फंक्शन। अब जो हम जिस डिजीज को पढ़ने जा रहे हैं, दिस इज द मल्टीपल स्क्लेरोसिस, दिस इज द नर्वस डिजीज।
ये असाब की बीमारी है। ये कहीं ब्रेन में अंदर खराबी आ गई है, कहीं नेटवर्क में खराबी आ गई है, कहीं आपका जो है वो स्पाइनल कार्ड के अंदर खराब, मतलब ये कोई खराबी आ गई है। उस खराबी को हम समझने की अभी कोशिश करेंगे और फिर उसको ठीक करने की भी कोशिश करें। ठीक है जी, आगे चलें जी। कुछ मेरे दोस्त ने कहा कि पिछला लेक्चर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, मुश्किल था, लेकिन देखें जी, हमें बड़ा मेहनत और कोशिश, बड़ी आसानी से समझाने की कोशिश की, लेकिन एट द एंड मैंने एक लाइन ही बोली थी। वो एक लाइन ये थी कि जो निज़ाम, मदाफ़ती निज़ाम आपके फॉरेन बॉडी के खिलाफ, जरासीमों के खिलाफ, बीमारियों के खिलाफ इस्तेमाल होता है, वही मदाफ़ती निज़ाम आपके अपने जिस्म के खिलाफ जब इस्तेमाल हो जाएगा तो दैट इज कॉल्ड ऑटोइम्यून डिजीज। तो इतना तो मतलब समझ आना कोई बड़ी मुश्किल नहीं है। मुश्किल है जी? हाँ, तो इतना समझ लें। अगर आपको, जिसको ज्यादा मजा आता है डिटेल समझे, जिसको नहीं ज्यादा चाहिए तो इतना तो कम अज कम समझे। अब ये खराबी आ गई है। अब स्ट्रक्चर ऑफ टिपिकल न्यूरॉन क्या है ये भी समझ लें, ताकि जब इसके अंदर खराबी आएगी ना तो फिर आप समझेंगे कि ये कहां खराबी आई है। खराबी, अब ये हमारी पूरा जो न्यूरॉन है बना हुआ, इसके अंदर देखें एक सेल बॉडी है, मुझे दे रहा हूं, ये जो देखें, ये जो बिल्कुल फूल सा बना हुआ है, दिस इज द सेल बॉडी। और इसके आगे जो है एक लंबी सी जो लाइन है, ये एक्सॉन इसको कहते हैं। और ये आगे एक्सॉन टर्मिनल है कि जैसे ये यहां से एक और नर्व जुड़ती है, यहां से समझ आ जाएगी। और यहां जो ये जो फूल सा बना है, इसके आगे देखें आपने शाखें निकली नजर आ रही होंगी आपको। ये शाखें क्या है? इनको डेंड्राइट्स कहते हैं। ये जहां हमारे मसल के साथ ये जुड़ती हैं तो मसल के फंक्शन को एक्टिवेट कराती हैं। समझ आइए, एक सेल बॉडी है, एक एक्सॉन लंबी सी ये तार है, और इसके बॉडी के साथ वो जो डेंड्राई शाखें आपको नजर आती हैं, इन शाखों का क्या काम है कि मैसेज जो है आगे कन्वे होता है। मसलन एक नर्व से दूसरे में मैसेज कन्वे होता है, और यहां आके ये होता है कि वो मसल के जंक्शन पे एक्टिवेट होता है। अब बहुत सारी बीमारियां ऐसी भी हैं जो नर्वस सिस्टम की बीमारी है, बहुत सारी मस्कुलर सिस्टम की है। बाद दफा नर्वस सिस्टम ठीक होता है, मस्कुलर सिस्टम का, जैसे मायोपैथी होगी, मस्कुलर सिस्टम काम नहीं कर रहा होता। बाद दफा जैसे एक बीमारी है, वो उसको कहते हैं माइस्थीनिया ग्रेविस, वो दोनों जंक्शन की बीमारी है, जहां नर्व और मसल आपका जंक्शन करता है, ये जो शाखें जहां के मिलती हैं वहां की बीमारी है, उसको कहते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन डिजीज। तो इसी तरह जो मल्टीपल स्क्लेरोसिस है, ये नर्व्स की डिजीज, ये कंप्लीट नर्व की डिजीज है। और इसकी तारीफ ये है कि ये नर्व की डिजीज है, ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड और जो हमारा नेटवर्क है, इसमें कहीं भी हो सकती है। समझ आ गई जी बात आपको? आगे चलते हैं। आगे स्लाइड आइए। ये नॉर्मल है जी। अब एबनॉर्मल क्या होता है? एबनॉर्मल ये होता है कि हमने बड़ी डिटेल से डिस्कस की थी कि जब फॉरेन बॉडी अटैक करती है तो क्या होता है कि हमारा एक टी सेल होता है, एक मैक्रोफेजेस होते हैं, एक बी सेल होता है। मैक्रोफेजेस डायरेक्ट अटैक करते हैं, इन्फॉर्म करते हैं टी सेल्स को, टी सेल इन्फॉर्म करता है बी सेल को, बी सेल के अंदर एंटीबॉडी बनती है, और वो दो तरह की इम्यूनिटी पैदा हो जाती है। एक डायरेक्ट अटैक है, एक उस तरह की फौज बना के अटैक किया जाता है। और फिर मतलब ये हमने पहले सारा समझा हुआ है। अब होता यह है कि जब अटैक होता है किसी भी वजह से, किसी वायरल, किसी बैक्टीरिया, किसी फंगल, जेनेटिक डिसऑर्डर एंड कोई भी एक्यूट इन्फेक्शन भी कोई हो सकता है, जिसकी वजह से इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हुआ
और उस फॉरेन बॉडी को उसने मारने की कोशिश की और वो कंफ्यूज होके नर्व पे अटैक कर दिया उसने। समझ आई आपको? वो कंफ्यूज हो गया। एक तो उसने उस फॉरेन बॉडी को मारने की कोशिश की, उस बैक्टीरिया को मारने की कोशिश की, उस वायरस को मारने की कोशिश की, साथ ही उसने क्या किया, ये नर्व की जो माइलिन शीट है इस पे अटैक कर दिया, नर्व पे अटैक कर दिया। अब जब नर्व पे वो अटैक करेगा, क्योंकि दो साइड पे अटैक कर रहा है, उधर उस बैक्टीरिया पे भी अटैक करे और इधर भी कर। अब ये होता है कि ये देखें माइलिन शीट है हमारा, एक नर्व का एक नर्व है, ये देखें ना, ये नर्व अंदर से निकल रही है, यहां से ये नर्व निकल रही है, मुझे दें, ये नर्व निकल रही है, इस पे एक कवरिंग है, जैसे आपकी बिजली की तार है, ये जैसे ये बिजली की तार है, इसके अंदर ये ऊपर शीट है, इसको माइलिन शीट कहेंगे, ठीक हो गया। इसके अंदर वायर है। अब ये अटैक क्या करता है, जब नर्व सिस्टम पे अटैक करता है तो क्या करता है कि इस शीट को उड़ाता है। पहले इस शीट को उड़ाएगा तो नीचे नर्व एक्सपोज हो जाएगी जो अंदर छुपी होती। जब नर्व एक्सपोज होगी तो नर्व डैमेज होगी। जब नर्व डैमेज होगी तो फिर जिस एरिया की वो नर्व जहां जहां जा रही है वो उस एरिया का फंक्शन डिस्टर्ब हो जाएगा। आगे चलेंगे। ये ब्रेन के अंदर भी ये काम हो सकता है, ये स्पाइनल कार्ड के भी अंदर हो सकता है और नेटवर्क के भी अंदर सकता है। तो क्या होगा, हमारा जो कम्युनिकेशन सिस्टम है बॉडी के साथ, ब्रेन के साथ, वो और स्पाइनल कार्ड के साथ, वो किसके साथ है, थ्रू नेटवर्क, नर्वस सिस्टम के साथ है। तो वो क्या होगा, फिर डिस्टर्ब हो गया, हमारी कोऑर्डिनेशन ही नहीं रही। अगर टेलीफोन तार कहीं से ब्रेक होगी तो आपकी आवाज आनी बंद हो जाएगी, ऐसे ही होता। अगर वो थोड़ी डैमेज हुई तो डिस्टॉर्शन शुरू हो जाएगी, शोर शुरू हो जाएगा, लेकिन आपको प्रॉपर। तो इसी तरह जब ये माइलिन शीट उड़ती है, फिर नर्व एक्सपोज होती है और फिर वो अटैक जारी रखता है, तो फिर नर्व भी डैमेज हो जाती है, तो फिर आपको कोऑर्डिनेशन एक तो ये होता है। आगे चलें। थोड़ा सा आगे चलें। अच्छा, इसमें का हॉलमार्क क्या है? अब इसमें पैथोलॉजी तो मैंने आपको उस स्क्रीन पे वो उस पे मैंने बतलाई। हो क्या, यहां लीजन क्रिएट होगा, जख्म हो जाएगा। जब ये डिस्ट्रॉय होगी तो इंजर्डी होगी ना, जख्म हो गया। और दूसरा क्या हो सकता है कि स्क्लेरोटिक प्लेग बन सकता है। जो आपकी नर्व सिस्टम है या ब्रेन के अंदर प्लेग, क्या वहां कोई चीज ऊपर, स्क्लेरोसिस क्या होता है, किसी चीज का एक्स्ट्रा जमा हो जाना, गट्ठे हो जाना और उस नर्व पे बैठ जाना, तो तब भी फंक्शन खराब होगा। इन्फ्लेमेशन हो, प्लेग नहीं, जैसे आपने हार्ट में पढ़ा हुआ कि प्लेग, आर्टरी के अंदर एक ग्रोथ आ जाती है, प्लेग आ जाता है, इसको स्क्लेरोटिक प्लेग कहते हैं। इसी तरह यहां भी नर्व के ऊपर ये आ जाता है, ब्रेन के अंदर आ जाता है, तो ब्रेन की एक्टिविटीज को रिस्ट्रिक्ट करा देता है। इसलिए जब इसका एमआरआई कराया जाता है तो इसको स्क्लेरोटिक प्लेग बने होते हैं ब्रेन के अंदर मुख्तलिफ जगह पे, जो मल्टीपल स्क्लेरोसिस है। और क्या हो सकता है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है। मतलब ये वो चीजें हैं कि जब इम्यून सिस्टम आपके खिलाफ अगेंस्ट जब हमला करेगा तो क्या क्या हो सकता है, क्या हो सकता है, लीजन बन सकता है, स्क्लेरोटिक प्लेग हो सकता है, इन्फ्लेमेशन हो सकती है, एंड डीमाइलिनेशन ऑफ द न्यूरॉन इन द ब्रेन, कि वो ऊपर से डीमाइलिनेशन, वो शीट जो है वो उतर सकती है। ठीक हो गया जी, आप कुछ समझ आ गया जी कि व्हाट इज द मैकेनिज्म, व्हाट इज द पैथोफिजियोलॉजी। तो मल्टीपल स्क्लेरोसिस जब होगा तो अंदर क्या हो रहा होता है, अंदर ये चेंजेस होंगी, फिर सिम्टम क्या आएंगी। अब इस पहले वाली स्लाइड जरा दोबारा ला। अब सिम्टम क्या होंगी, आपके पास जो मरीज कंप्लेन लेके आएगा वो क्या लेके आएगा, वो देखना है। आपके पास जो मरीज कंप्लेन लेके आएगा वो क्या है, क्या
मरीज आपको कंप्लेन करेगा पेनफुल आई मूवमेंट, जी मेरी आंखों की मूवमेंट बड़ी मुश्किल हो रही है, दर्द हो रहा है जब मैं मूवमेंट करता हूं। इसका मतलब ऑप्टिक नर्व को डैमेज कर रहा है। तो आपको सीरियसली सोचना चाहिए कि ये बंदा जो आया मेरे पास, ये कहता है मेरी आंखों की मूवमेंट बड़ी पेनफुल हो गई है, तो आपको ध्यान जाना चाहिए उस तरफ। ट्रेमर्स एंड लॉस ऑफ कोऑर्डिनेशन, बैलेंस डैमेज टू द सेरेब्रम, आपका चलना मुश्किल हो गया, बैलेंस करना मुश्किल हो गया। वो कहता है मैं चलता हूं तो मुझे कोई सही समझ नहीं लग रही जी, मैं कभी इधर पाँव रखता हूं, मैं कभी इधर पाँव रखता हूं। लिम्स एंड मसल्स वीकनेस, बाज मरीज आते हैं जी मुझे वीकनेस महसूस हो रही है, मुझे थकावट ज्यादा हो रही है, स्पाज्म आ रहा है, कंट्रैक्शन हो रही है, पेन हो रहा है, नमनेस आ रही है। अक्सर जो कंप्लेन लोग ये भी करते हैं कि मेरे हाथों में, मेरे पाँव में मेरे नमनेस आनी शुरू हो गई है। लीड टू मोबिलिटी प्रॉब्लम, डैमेज टू द स्पाइनल कार्ड, इसका मतलब है ये स्पाइनल कार्ड को उसने डैमेज किया। ऊपर किया तो ब्रेन के अंदर का मसला आ गया। अब ये जो प्रॉब्लम बता रहा है कि हाथ सुन्न हो रहे हैं, पाँव सुन्न हो रहे हैं, तो ये समझो कि ये जो स्पाइनल कार्ड पे अटैक है ये, क्योंकि आपकी बॉडी को कौन कंट्रोल कर रहा है? नीचे से स्पाइनल, ये ऊपर वाला फेशियल बाइस क्रैनियल नर्व कंट्रोल कर रही है, और नीचे जो बॉडी है, हाथ है, पाँव है, ये सारा कौन कंट्रोल कर रहा है? ये स्पाइन की नर्व कंट्रोल कर रही है। और वो कहते हैं इलेक्ट्रिक सोर्स सेंसेशन महसूस हो रही है, प्रोवोक्ड बाय द नेक मूवमेंट, लर्मेटिक साइन है ये। तो ये वो कह रहा है कि जब ये इस किस्म के झटके लग रहे हैं जी, कभी करंट लग रहा है, तो ये आपको, आपका ध्यान फौरन जाना चाहिए कि इस बंदे को कहीं मल्टीपल स्क्लेरोसिस नहीं होगा। उसके लिए फौरन एमआरआई ब्रेन लिखा जाता है और जो स्पाइन लिखा जाता है, ताकि आपको पता चल जाए कि ये कहीं जो है नर्वस सिस्टम कहाँ कहाँ डैमेज हो रहा है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। हो गया। ये उनकी जनरली एक है कि वो कह रहे हैं जी कि इसका कॉजेज, वो तो कहते हैं ना कोई अननोन काजेज भी हैं इसके, लेकिन काजेज इफेक्ट जेनेटिक बैकग्राउंड हो सकता है, कोई जीन्स की खराबी की वजह से भी ये हो सकता है, और कुछ इन्वायरमेंटल फैक्टर भी हैं, स्मोकिंग है, विटामिन डी है, टॉक्सिक डाइट है, इन्फेक्शंस है, एंटीबॉडीज, ये कुछ कॉजेज ऐसी भी हो सकती हैं। एंटीबायोटिक्स भी कॉजेज बन सकती है। कुछ हमने अपनी कॉजेज भी लिखी है, बट ड्रग्स कॉज भी हो सकती है और ड्रग्स अब्यूज भी हो सकते हैं। समझ आइए, ड्रग्स कॉज ऐसे हो सकती है कि ड्रग्स कॉज की वजह से किसी को कोई ना कोई मसला मेरे पास पीछे एक केस आया, और मैं आपको बताता हूं कि वो अक्सर हम नक्सवमीका दे के बहुत सारे लोगों को एंटीडोट करते रहते हैं, और वो होने से ड्रग कॉज तो खत्म, रिमूव हो जाती है। अगर फिर भी ड्रग कॉज रिमूव नहीं होती, जैसे मेरे पास एक मेरा अच्छे मिलने वाले दोस्त है हमारे, तो उन्होंने काफ़ी पैंक्रियाटिक पेन्स के लिए बड़ी, वो जो आपके बड़े नेलबोन और फलाने इस किस्म के इंजेक्शन लिए गए, और अब उसको आदत होगी कि वो बंदा जो है उसके बगैर उसको नींद ना आए, सो ही नहीं पा रहा था। तो हमने नक्सवमीका दिया, उससे कुछ थोड़ा बहुत फर्क फिर नहीं पड़ा। कहते नहीं कोई मज़ा नहीं आ रहा, लेकिन मुझे लेने पड़ रहे हैं इंजेक्शन। तो मैंने कहा वो इंजेक्शन ही दोनों मेरे पास भेज दो जो तुम लेते हो। तो मैंने इंजेक्शन मंगवा के फिर उसको मैंने डाइल्यूट करके 6-7 पोटेंसी हमने बनाई और उसको भेज दी। अब वो मेरी दवाई से उसको नींद आ जाती है, जो हमने बनाई है उसी से। तो ड्रग्स अब्यूज को ख़त्म करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं। मसलन आपका नक्सवमीका ख़त्म करता है, आपका पल्सटीला जो एलोपैथिक, जो हकीमों से लोग जो खास करके कुश्ते वगैरह या आयरन की चीज़ें खा के आए होते हैं, उसके लिए एलोज है हमारा, वो अच्छा होम्योपैथिक भी, बल्कि दूसरी भी दवाइयों को एलोज एंटीडोट कर देता है। और अगर फिर भी बेशुमार ऐसी बड़ी डेंजरस दवाइयाँ हैं, और अगर आपको नहीं कोई दवाई फायदा दे रही, तो आप वो दवाई मंगवा लें और उसी दवाई को
6, 7, 8, 10 दफा डिल्यूट करें और वो उसको खिलाएं, वो उसकी बीमारी भी ठीक कर देगी और उसके साइड इफेक्ट्स को भी खत्म कर देगी। समझ आई आपको? तो होम्योपैथी बड़ा जबरदस्त तरीका इलाज है। मैं बेशुमार मेरे लोगों दोस्तों से बात होती है, वो कहती है जी हमारे पास इस तरह के काम जब हो जाए तो कोई हल नहीं है। लेकिन होम्योपैथी के पास देखें कितने हैं, वो नक्स भी दे सकता है, वो एलोज भी दे सकता है, वो सल्फर भी दे सकता है, वो पल्सटीला भी दे सकता है। कुछ ना बने तो वही दवाई मंगा के उसको पोटेंटाइज करके उसको खिलाई जा सकती है। इवन हमारे पास आते हैं कीमोथेरापी वाले लोग, तो हम क्या करते हैं, वही कीमोथेरापी के ड्रॉप्स ले लेते हैं और उसी से पोटेंटाइज करके उसको खिला देते हैं, उसके साइड इफेक्ट्स खत्म हो जाते हैं और मरीज बेहतर भी हो जाता है। तो यहां उसने ड्रग्स का जिक्र किया, एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक तो बहुत अच्छा है, लक्सफमी का जो है एंटीडोट कर देते। कॉजेटिव फैक्टर एड्रेस करें कि मल्टीपल स्क्लेरोसिस होने से पहले हुआ क्या था। पहली तो बात है कि मैंने इसमें कॉजेज मैंने अपने डिस्कस किए हुए हैं। हमने कहा जी इन्फेक्शियस कॉजेज हो सकते हैं, वो उन्होंने भी कहते हैं कि इन्फेक्शियस कॉजेज हो सकते हैं। इन्फेक्शियस कॉजेज यही है ना कि कोई बैक्टीरिया आ गया, उसके खिलाफ फाइट शुरू होगी, कोई वायरस आ गया, उसके खिलाफ फाइट शुरू होगी, तो वो ट्रिगर करके उसने अपने कंफ्यूज होकर अपने ही सेल्स को डैमेज करना शुरू कर दी। तो इन्फेक्शियस कॉजेज में क्या है, बैक्टीरिया है, वायरस है, फंगल है, पैरासाइट है, इसको एड्रेस करें। और आपके पास बेशुमार इन्फेक्शियस कॉजेज को रोकने की मेडिसिन है, जैसे आपने बेसिलिनियम दे दी, जैसे आपने ट्यूबर दे दी, जैसे आपके पास बेशुमार फंगल की जैसे दवाइयां आ गई, कैनाडीडा आ गया, ईस्ट आ गई, वो दें, मेडोरिनम है, थूजा है। तो जितने भी इन्फेक्शियस डिजीजेज हैं, आप उनको इन्फेक्शियस डिजीजेज को जब कंट्रोल करेंगे तो ये अब वो क्या करते हैं, वो क्या करते हैं, प्लाज्मा चेंज करा देते हैं। प्लाज्मा चेंज करते हैं और लगाते हैं ताकि इसके अंदर से एंटीबॉडी रिड्यूस हो। एलोपैथिक वाले क्या करते हैं, वो तो जैसे गुलन बारेल सिंड्रोम का उनके पास क्या हाल है कि वो प्लाज्मा चेंज कराएंगे और नहीं फिर वो उसको लगाएंगे। तो हमारे पास बेशुमार चीजों का हल है। अगर आप ये समझते हो, ये बड़ा डिफिकल्ट, डिफरेंट और अनट्रीटेबल जो टॉपिक है ये, जिसको मैंने छेड़ा हुआ है, और इसके लिए आपके पास बड़े मजे मजे के तरीके हैं और बड़े बड़े मजे के नुस्खे भी हैं अगर आप इसको समझते हैं। इसलिए मैंने आपको पूरा नर्वस सिस्टम शॉर्टली ब्रीफली थोड़ा थोड़ा समझाया ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए कि व्हाट इज। अब ये आपकी जो न्यूरोपैथी आ जाएगी, जैसे डायबिटिक न्यूरोपैथी आ जाती है, उसमें भी क्या होता है, नर्व डैमेज होती है। तो कॉजेटिव फैक्टर को एड्रेस करके उसमें देखें आपकी प्लमोमेट, उसमें आपकी जर्सीयम, उसमें कालीफास, उसमें ओपियम, कास्टिकम, कोरारे, बेशुमार ऐसी दवाइयां हैं कि जो डायबिटिक न्यूरोपैथी, न्यूरोपैथी मतलब नर्व डैमेज हो जाना। आगे चले, वो कहता है एज कौन सी में ज्यादा, ये 16 साल से लेके 55 साल से लोगों तक मेरे पास, मैं आपको ये बताऊं कि मेरे पास आज तक जो केस भी आया एमएस का, और अल्लाह ने उसको शिफा दी, मुझे समझ नहीं थी। पहला मेरे पास, आज से कोई काफी अर्सा पुरानी बात है, मेरे पास पहला केस आया, वो एक डॉक्टर थी, डेंटिस्ट सर्जन थी। अच्छा, मुझे नहीं पता था, मैंने उसको स्टडी किया, व्हाट इज द मल्टीपल स्क्लेरोसिस, उसके पास रिपोर्ट थी और मेरे पास फर्स्ट पेशेंट था। मैंने उसकी रिपोर्ट दिखी, उस पर नीचे लिखा हुआ था कि मल्टीपल स्क्लेरोसिस, और उस पर ऊपर लिखा था स्क्लेरोटिक चेंजेस इन द ब्रेन। मुझे वो केस इसलिए याद है कि वो ट्रीट हुआ हुआ केस है। मैंने उस फीमेल की हिस्ट्री ली, ना मुझे कॉजेस का पता था, ना मुझे पता था व्हाट इज द मल्टीपल स्क्लेरोसिस, बहुत अर्ली जमाने की बात है। तो मैंने जब उसकी हिस्ट्री ली तो उसकी लव डिसअपॉइंटमेंट थी, उसकी लव डिसअपॉइंटमेंट थी, और लव डिसअपॉइंटमेंट को हमने क्या किया, उसकी मैंने फैमिली हिस्ट्री, फैमिली में उसको कैंसर मिलता था, तो मैंने क्या, कार्सिनोसम की डोज लगाई, मैंने उसको इग्नेशिया दी,
ऑरोमेट दी, और मैं जो पढ़ा कहीं था MS को ऐसे ही शॉर्टली, तो मैंने उसको प्लम्बोमेट दी। हम प्लम्बोमेट जो है उसको देते रहे 1 दे के 200 में, और इग्नेशिया हम उसको 200 की रोज देते रहे। नेक्स्ट टाइम आई तो उसकी ये सिम्टम, हाथ सुन होना, आंख का बंद होना, ये गायब हो गया। और वो 6 महीने ट्रीटमेंट करने के बाद मैंने कहा उसको MRI कराओ दोबारा, और MRI जब कराई तो वो जो स्क्लेरोटिक चेंजेस थी ब्रेन में एब्सोल्यूट गायब थी। और वो इत्तेफाक से वो फीमेल पिछले कल परसों दोबारा मेरे पास, वैसे वो किसी अपने अजीज को लेके आई हुई थी, तो मैं क्या सुना, कहती आप, मैं उस दिन के बाद आज तक ठीक हूं, मुझे कुछ भी नहीं हुआ। इसको 10, 15, 20 साल हो गए इस बात को। तो मल्टीपल स्क्लेरोसिस क्यों, हमने पता भी नहीं था, लेकिन हमने कॉजेटिव फैक्टर को एड्रेस किया। तो कॉजेटिव फैक्टर को कभी ना भूलें। दुनिया की कोई भी डिजीज आ जाए, चाहे वो गुलन-बारे सिंड्रोम आ जाए, चाहे वो मल्टीपल स्क्लेरोसिस आ जाए, चाहे वो ऑटिज्म आ जाए, चाहे वो सोराइसिस आ जाए, कॉजेटिव फैक्टर जो भी ऑटोइम्यून डिजीज है, ये ध्यान में रखें कि मरीज की हिस्ट्री में ये इफेक्ट आने से पहले क्या हुआ। क्या उसने कोई दवाई खाई, क्या उसको वायरल बैक्टीरियल कोई इन्फेक्शन हुआ, क्या हुआ उसके साथ, वो अगर आपको पता चल जाता है, और आपके पास दवाइयों की एक रेंज है बहुत सारी, वो मैं आगे जाके दवाइयां भी डिस्कस करता हूं। मैं तो ऐसे शॉर्टली अभी हम आपको बता रहे हैं कि कॉजेटिव फैक्टर को बिल्कुल नहीं। मैंने कहा कि इन्फेक्शियस कॉजेस, ये ट्रिगर कैसे होगा इन्फेक्शियस कॉजेस से, इसलिए होगा कि ये एंटीबॉडी जो है इसकी जो है वो उसको मारने की, बैक्टीरिया को, वायरस को मारने की कोशिश करेगी, तो साथ अपने कंफ्यूज होकर अपने इम्यून सिस्टम पे अटैक कर, अपनी बॉडी पे अटैक कर देगी। इस केस में भी ऐसा ही होता है। अब वो ये कहते हैं कि कुछ हार्मोन्स हैं, एस्ट्रोजन प्रोटेक्ट अगेंस्ट MS। एस्ट्रोजन फीमेल हार्मोन्स, इसको जिनके फीमेल्स के हार्मोन भी आप चेक करवा सकते हैं कि कहीं इसके अंदर, या मेल का जैसे हार्मोन्स हैं, आप टेस्टोस्टेरोन चेक करवा सकते हैं। हार्मोन्स को भी एड्रेस करें। और मैं ये आपको बताऊं, फर्ज करें एक औरत बांझ है, एक बंदा बांझ है, एक बंदा इम्पोटेंट है, तो क्यों होगा, हार्मोनल डेफिशिएंसी होगी। उस पे भी ऑटोइम्यून डिजीज पैदा कर सकता है। ब्रेन पे स्ट्रेस है, दबाव है, कोई भी जो दबाव है दिमाग पे, ग्रीफ है, सदमा है, वो आपके इम्यून सिस्टम को डिस्टर्ब कर सकता है। हम जब कॉलेज स्कूल पढ़ते थे तो फिल्में देखते होते थे, तो फिल्मों में दिखाया जाता था कि स्टोरी कैसे होती थी कि वो जनाब लव स्टोरी चल रही है, हुआ यह कि वो डिसअपॉइंटमेंट हो गई है, और फिर वो जो है बंदा या बंदी टीबी उसको हो गई है, और वो सूख साख के बेड पे चला गया है, और फिर अल्टीमेटली जनाब वो ऐसे सीन होते थे ना फिल्मों में। अब ये क्या है, ये ग्रीफ है, ये ग्रीफ है। तो ग्रीफ इंसान को डेथ करवा सकता है। ग्रीफ आपके मदाफती निजाम को तबाह कर सकता है। सुसाइड नहीं लोग करते, सुसाइड करते हैं ना लोग, तो सुसाइड क्या है, अपने आप को मारना क्या है, ये भी तो ऑटोइम्यून है ना। आपको खुदा ने जिंदगी की ख्वाहिश पैदा करके पैदा किया है, तो जिंदगी की ख्वाहिश ना रहना अगेंस्ट द नेचर है। जिंदगी की ख्वाहिश ना रहना अगेंस्ट द नेचर है। इसका मतलब है ऑटोइम्यून डिजीज में आपकी इग्नेशिया इस्तेमाल हो सकती है, ऑटोइम्यून डिजीज में आपका ऑरोमेट इस्तेमाल हो सकता है,
ऑटोइम्यून डिजीज में आपकी नाइट्रोमेर इस्तेमाल हो सकती है, ऑटोइम्यून डिजीज में आपकी एसिड फाज इस्तेमाल हो सकती है, ऑटोइम्यून डिजीज में आपकी कास्टिकम, आपकी स्टेफिस इस्तेमाल हो सकती है। वो लोग जो सप्रेशन का शिकार हैं, वो जो लोग सप्रेशन का शिकार हैं, जो खौफ में मुब्तला है, बहू है, मुलाजम है, बास का डर है, वैसे भी चोर का, डाकू के डर में मुब्तला है, ब्रेव नहीं है, सप्रेस कर है, उसको ऑटोइम्यून डिजीज हो सकती है, उसकी दवाई स्टेफिस हो सकती है। इसी तरह आपकी एक दवाई है वो पैरास्क्वाडिफोलिया। पैरास्क्वाडिफोलिया भी गम की एक पूरी पिक्चर है। उसके बारे में एक केस रिपोर्ट किया हुआ काशी राम ने कि वो एक औरत जो टिकटिकी बांध के और बिल्कुल किसी से बात नहीं करती थी, चुप, उसको ग्रीफ का हिस्ट्री है और उसको पैरास्क्वाडिफोलिया से ठीक किया गया। कभी आपने डिप्रेशन में पैरास्क्वाडिफोलिया नहीं दी होगी। और पैरास्क्वाडिफोलिया क्या करती है, आपके नर्व पे अटैक करती है और आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस की बड़ी दवाई है। तो कॉजेटिव फैक्टर एंड फिजिकल अपीयरेंस देखें कि वो बेसिकली शॉक सदमे की भी दवाई है और उससे ये तीनों आपका सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस कंप्रेशन आता है और ये आपकी हाथ की उंगलियां सुन्न होती हैं, तो हम पैरास्क्वाडिफोलिया देते हैं, उससे ठीक हो जाती है। तो कहने का मकसद यह है कि कॉजेटिव फैक्टर एड्रेस करना है, हार्मोन्स को एड्रेस करना है और इसमें वो कहता है कि औरतें ज्यादा शिकार होती हैं, मतलब 2 औरतें 1 मर्द की रेशो दी गई है। ऑटोइम्यून डिजीजेस, मल्टीपल स्क्लेरोसिस में मर्दों की निस्बत औरत ज्यादा शिकार होती है। उसकी वजह देखें कि वो हार्मोनल इश्यूज भी हो सकते हैं और वो डिप्रेशन औरत के साथ ज्यादा है। ये ध्यान रखें, हमारी औरत जो है ऑल ओवर वर्ल्ड ज्यादा मुतासर है ग्रीफ की। मर्द जो है ना वो कम मुतासर होता है लेकिन कम मुतासर होता है। इसको 51 और 2 की रेशो दी गई है, इंटरनेशनल स्टडी है कि 2 औरतें होंगी और 1 मर्द होगा। मसलन हो सकता है औरत की फैमिली के ऐसे मिसाल हैं कि वो उसका खामन मर जाता है तो वो दूसरी शादी नहीं कर पाती, डाइवर्स हो जाती है तो दूसरी शादी नहीं कर पाती, मर्द तो कर लेगा। तो रेशो इस वजह से भी बढ़ती है, स्पेशली थर्ड वर्ल्ड के जो एशियन के हमारे मिसाइल्स हैं। और हमारे तो यहाँ 70 भी लोग होते हैं, तो क्या उसको मल्टीपल स्क्लेरोसिस हो सकता है ना? विटामिन डी डेफिशिएंसी एंड लॉक ऑफ सन एक्सपोजर। देखिए विटामिन डी कहां से जनरेट होता है? सूरज की रोशनी आपकी स्किन पे पड़ती है और फिर लिवर में जाके प्रोसेस होता है और फिर विटामिन डी बनता है। तो सन एक्सपोजर जिन लोगों को नहीं है तो उनको भी ये प्रॉब्लम हो सकता है। हम उनको क्या देंगे? हम उनको सोल देंगे। हम उनको क्या देंगे जी? सूरज की जो रोशनी या सूरज की शुआओं से जो मसाइल पैदा होते हैं उनकी दवाइयाँ कौन सी हैं? उसकी दवाइयाँ नेट्रम कार्ब है, उसकी दवाई जनाब आपकी नेट्रोम्योर है, उसकी दवाई जो आपकी ग्लोनाइन है, उसकी दवाई जलसीम है, उसकी दवाई बेलाडोना है, उसकी दवाई एक्सरे है, उसकी दवाई सोल है। तो फिर यूं करेंगे, आगे चलते हैं। स्ट्रेस, अदर ऑटोइम्यून डिजीजेस टाइप। अच्छा, ये तो अदर ऑटोइम्यून डिजीजेस को भी जिक्र करा, जैसे डायबिटीज है, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीजेस हैं, एसोसिएटेड विद स्लाइटली हायर रिस्क ऑफ डेवलपिंग। हाँ, ये जो हमारी डिजीजेस हैं ऑटोइम्यून डिजीज जो दूसरी हैं, मसलन किसी को वीट एलर्जी है और किसी को जो है अल्सरेटिव कोलाइटिस है, किसी को शुगर टाइप 1 है, तो ये जो चीजें हैं ये भी ट्रिगर करके मल्टीपल स्क्लेरोसिस कर सकती हैं।
तो देखें ना, हम तो जो आपकी जो है सीलिएक है, हम कितना अच्छा ठीक करते हैं, हम अल्सरेटिव कोलाइटिस कितना अच्छा ठीक करते हैं, शुगर हम इतना अच्छा ठीक करते हैं। तो ये भी उधर देखें कि अदर ऑटोइम्यून डिजीज कैन मल्टीपल स्क्लेरोसिस। समझ आई कि जो दूसरी ऑटोइम्यून डिजीज है, ये सब्जेक्ट बहुत बड़ा है भाई। अगर आप ऑटोइम्यून डिजीज को समझ जाते हैं, ये बड़ा सब्जेक्ट है। आपने दुनिया में एक और नई रीत पैदा करनी है कि होम्योपैथी कैन ट्रीट द ऑटोइम्यून डिजीज। और हमारे बेशुमार लोगों, मेरे पास एग्जांपल है मेरे अपने क्लिनिक की और मेरे कई दोस्तों के क्लिनिक की, उन्होंने ऑटोइम्यून डिजीजेस ठीक की हुई हैं। लिहाजा अगर हम इसको और ज्यादा समझ के करें और अच्छे तरीके से समझ के करें तो हम और अच्छे रिजल्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं। इसलिए ये घबराने की जरूरत नहीं है, इसको समझें। व्हाट इज द ऑटोइम्यून डिजीज, कहां की है, क्या क्या उसके कॉजेटिव फैक्टर इसमें बड़ा आम है भाई। कॉजेटिव फैक्टर इसमें बड़ा आम है। आप सिंपली इन्फेक्शियस डिजीजेस को ले लें, आप जेनेटिक डिसऑर्डर्स को ले लें, आप डिप्रेशन को ले लें, आप एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स को ले लें, तो आप सोशल सोसाइटी के बिहेवियर्स को ले लें। अगर आप इनको समझते हैं तो फिर आप ऑटोइम्यून डिजीज ठीक करने की सलाहियत रखते हैं। और दुनिया में किसी और सिस्टम के पास इतनी दवाइयां ही नहीं है जितनी हमारे पास है। किसी के पास सोल नहीं है, किसी के पास टेट्रोपैथी नहीं है कि उसी दवाई से दवाई डाइल्यूट करके दे सके, किसी के पास एंटीडोटल मेडिसिन नहीं है। वो क्या कहते हैं, जब हमारे पास कोई दवाई जो है साइड इफेक्ट शुरू कर दे तो हम यही कहते हैं कि बस इसको बंद कर दें। लेकिन दवाई बंद करने से साइड इफेक्ट्स खत्म नहीं होते। उसकी वजह यह है कि जो स्नेक पॉइजन है, हेरिंग ने स्नेक के मुंह से पॉइजन निकाल के शीशी में डालते डालते उसकी जो फ्यूम्स उड़े थे उससे उसकी सारी जिंदगी, वो कहता है कि ये मैं नेक का बटन बंद नहीं कर सका। तो ड्रग्स ऐसी ऐसी हैं कि जिस्म के अंदर जिंदगी भर की खराबियां पैदा कर देती हैं, जिंदगी भर की खराबियां पैदा कर देती हैं। स्मोकिंग, अल्कोहल, ये इंक्रीज कर सकता है इसको, द रिस्क फैक्टर में से, बट आल्सो एक्सीलरेट द प्रोग्रेशन। वो कहता है ये काज नहीं सकती लेकिन इनको इंक्रीज कर सकता है। कुछ हमारी आदतें हैं। कहते हैं दुनिया में जब आपके पास सारे इलाज खत्म हो जाए, आपके पास सारे इलाज खत्म हो जाए, तो क्या करें? बंदे की आदतें छुड़वाएं। हो सकता है उसकी कोई आदत ऐसी हो जो उसकी बीमारी का सबब बन रही है। उसकी आदतें छुड़ाएं, उसकी जगह तब्दील करें, उसका एटमॉस्फेयर चेंज करें। मसलन हनीमन का एक केस कोड किया हुआ है ना कि उसका दोस्त बीमार हो गया, वो आर्टिस्ट था, वो तस्वीर कशी करता था और वो बीमार हो गया और हनीमन बेशुमार दवाइयां देने के बावजूद वो नहीं ठीक हुआ। तो हनीमन जब उसके स्टूडियो में गया और उसने सारा दिन उसको ऑब्जर्व किया तो वो जो स्याही इस्तेमाल करता था वो लिप्स के अंदर रखता था और वो स्याही सिपिया से बनी हुई थी। उसने कहा कि तुम्हारी बीमारी मैंने पकड़ ली है। तो कॉजेटिव फैक्टर बड़ा आम है। जो सिम्टोमेटोलॉजी है ना, मैं होम्योपैथ भाइयों से ये मेरी गुजारिश है कि हम फुली सिम्टोमेटोलॉजी पे डिपेंड नहीं कर सकते। सिम्टम क्रिएट होती हैं किसी वजह से, सिम्टम क्रिएट होती हैं किसी वजह से, वो वजह जाननी बड़ी जरूरी है। और अगर वो वजह पता चल जाती है और उसके पास आपकी रेमेडी, नेचर लॉ ऑफ क्या है, लॉ ऑफ नेचर क्या है, दुनिया के तमाम मसाइल कैसे हल किए जा सकते हैं, चाहे वो सोशल है, चाहे वो इकोनॉमिकल है, चाहे वो फिजिकल है। कॉजेटिव फैक्टर एड्रेस करें और उसकी रेमेडी उसके मुताबिक दें।
और आपने मल्टीपल स्क्लेरोसिस को देखा होगा कि मैं कहां कहां घूमा हूं, मैं इन्फेक्शियस डिजीज में घूमा हूं, मैं जेनेटिक डिसऑर्डर में घूमा हूं, मैं डिप्रेशन ग्रीफ में, मैं सारी चीजों के अंदर हम घूमे हैं। और ये इससे बगैर इतनी बड़ी डिजीजेस का एड्रेस करना इतना आसान नहीं है। आगे चलते हैं। ये दोबारा उन्होंने दिखाया ना आपको, हमने ये पहले आपको दिखाया था कि ये जो न्यूरॉन की पूरी बॉडी है, इसमें सेल बॉडी है, एक्सोन है और बाकी ये सारा, ये हमने पहले दिखाया था। आगे चलें जी। ये भी हमने दिखाया था कि ऑटोइम्यून अटैक होता है। वही कहता है टी सेल जब एक्टिवेट होता है ना, तो वो ये कह रहा है कि चेंज इन द फिजियोलॉजी ऑफ गट म्यूकोजा एंड माइक्रोबियोटा कैन अफेक्ट इन इंस्टेटाइनल permeability, allowing the passage of the different micro molecules from food, toxic bacteria। वो मैं अभी यही सारी जिक्र हम कर गए। आगे चलें जी। और वो कहता है माइलिन प्रोटीन हैव सम अमाइनो एसिड सिमिलरिटी टू द वायरस। एप्स्टेन बैर वायरस है, एक हर्पीज है, पेप्लोमा है। अब ये बैक्टीरिया का, अब ये देखें ना, ये जो वायरस के नाम ले रहा है, एप्स्टीन बैर वायरस है, हर्पीज, हर्पीज तो आप आम नो में हर्पीज वायरस जो है, हर्पीज वायरस जो होता है वो भी अगर सप्रेस हो जाए और वो सही ठीक ना हो तो वो भी वो कहता है कि ऑटोइम्यून डिजीज क्रिएट कर सकता है, और वो क्या कर सकता है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस पैदा कर सकता है। पेप्लोमा, पेप्लोमा वायरस क्या है? पेप्लोमा वायरस ये है कि ये एसटीडी है, जेनेटिक है और सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है। ये जेनेटिक वॉर्स जो पैदा करता है, और ये सर्विक्स का कॉमन है अमेरिका में इसका कैंसर, पेप्लोमा वायरस का। और ये जो है पेप्लोमा वायरस वहां तो इसकी वैक्सीन बल्कि दी जाती है लोगों को अमेरिका में। और मैं काफी अर्सा पहले मैंने ये पेप्लोमा वायरस मंगाया। मैं वार्ड्स में इसको कसरत से हम यूज करते हैं, जहाँ थ्रूजा मेडोरिनम वगैरह एसिड होती है, तो हम एज ए इंटरकरेंट रेमेडी के तौर पे पेप्लोमा वायरस का इस्तेमाल करते हैं जो वार्ड्स नहीं गिरते। तो स्पेशली जेनेटिक्स वार्ड, वायरल वार्ड्स जो है वो पेप्लोमा वायरस है, और हम बड़े काफी अरसे से हम पेप्लोमा वायरस का इस्तेमाल करते हैं, और ये ट्रिगर हो सकता है। और बैक्टीरिया में वो सूडोमोनास कॉमन है, सूडोमोनास कॉमन है। और फूड कंटेंट में वो कह रहा है मिल्क डेयरी प्रोडक्ट कंटेंट प्रोटीन बेट्रोफोलिन, ये प्रोटीन है, ये कॉज होती है व्हेन इम्यून सिस्टम इज एक्टिवेटेड बाय द पैथोजेंस और फूड इट मे ट्रिगर द एमएस। जब असल वजह यह है कि ये जितनी चीजें हैं फर्स्ट पेप्लोमा वायरस का, हर्पीज का, जब कोई भी वायरस बैक्टीरिया के खिलाफ, देखिए इसीलिए आपको समझना जरूरी है, क्या उसको कहीं हर्पीज तो नहीं हुई थी, क्या उसको कोई फूड पॉइजनिंग तो नहीं हुई थी, क्या उसको पेप्लोमा वायरस तो नहीं हुआ था, क्या उसको सूडोमोनास तो नहीं हुआ था, क्या उसको एच पेलोरी तो नहीं हुआ था, क्या उसको इकोलाई तो नहीं हुआ था, क्या उसको इंटरोटैकस कोकस तो नहीं हुआ था, क्या उसको स्टेफिलोकोकस तो नहीं हुआ था, क्या उसको स्टेप्टोकोकस तो नहीं हुआ था। अब स्टेप्टोकोकस क्या करता है ना, वो भी तो जो आपके ऑटोइम्यून डिजीज पैदा करता है कि हार्ट के वॉल्स को तबाह करके रख देता है, ठीक है ना जी। तो ये जज करें ना, ये कॉजेज जज करें, क्या हुआ था, क्या हुआ था, क्या हुआ का सवाल आपको जब मिलेगा, तो मैंने इसकी बेशुमार इन्फेक्शियस डिजीजेस, मैंने बड़ी इन्फेक्शियस डिजीज है ना,
ये स्ट्रेप्टोकोकस हो गया, पेप्लोमा हो गया, ये जो आपका सुडोमोनास होगा, इकोलाई एंटेरोकोकस हो गया, ये सारे क्या है, ये इन्फेक्शियस डिजीज है। आपको इन्फेक्शियस डिजीजेस को एड्रेस करके आप उसको ऑटोइम्यून ठीक कर सकते हैं। आगे चले, वो कहते हैं इन्फेक्शन डिजीज की वजह से आपका इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हुआ। जब आपको किसी ने गाली दी, जब आपके मुखालिफ ने आप पे हमला किया, तो आप बंदूक लेके निकले, आपने फायर मारा मुखालिफ आदमी को, साथ कोई छुड़ाने वाला बेचारा महल्ले वाला आ गया, आपका रिश्तेदार हो गया, वो फायर आपने उसको भी मार दिया। अब समझ आइए, एक्टिवेट हुए आप, आपकी फौज एक्टिवेट हुई, आपकी पुलिस एक्टिवेट हुई, उसने चोर को मारने की कोशिश की तो राह में राहगीर भी मारा गया। अब समझ आ रही है, बॉर्डर पे फौज बैठी है, उन्होंने दुश्मन को मारा, आपके कुछ बंदे आगे पड़े हुए थे या पीछे, तो फायर बैक फायर हुआ, तो वो बैक फायर हुआ या वो फायर, तो आपने अपने बंदे मार दिए। तो अक्सर लड़ाई में ये होता है कि जब लड़ाई होती है, लड़ाई होती क्यों है? जब आपका इमोशंस, आपकी बॉडी एक्टिवेट होती है किसी फॉरेन एलिमेंट्स के खिलाफ। इसी तरह ही होता है ना, लड़ाई तब होती है ना, ये लड़ाई है ना। अब ये लड़ाई है तो घमसान की जब लड़ाई हुई तो बंदे आपने अपने भी मार दिए साथ। अंडरस्टैंड? उस वजह को समझे लड़ाई क्यों हुई, उसको सेटल करने की कोशिश करें। लड़ाई क्यों हुई? क्या इन्फेक्शस था, कोई डिप्रेशन था? डिप्रेशन होता तो बंदा नहीं मारता, जो अपने आप को मार देता है, गोली दूसरे को मार देता है। किसी की औरत भागी तो उसने दूसरे को गोली मार दी, किसी की जमीन पे किसी ने कब्जा किया तो लड़ाई होगी। उस लड़ाई के दौरान क्या होगा कि आपके अपने बंदे मारेंगे। दिस इज द ऑटोइम्यून डिजीज। लड़ाई हमारी बॉडी की है अगेंस्ट द फॉरेन इन्वाइडर के खिलाफ, उसके खिलाफ इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो गया हमारा कि मैं रोकूं इसको, मैं इसका डिफेंस करूं, मैं इसको मारूं, चाहे वो बैक्टीरिया है, चाहे वायरस है, चाहे कुछ भी है। तो जब सिस्टम एक्टिवेट नहीं होगा, अब ये कहते हैं कि सिस्टम को एक्टिवेट होना बंद कर दें। एलोपैथी में क्या होता है? सिस्टम एक्टिवेट ही ना हो। जब सिस्टम एक्टिवेट नहीं होगा तो क्या होगा? लड़ाई की आपने बंदे बंद कर दिए, आपने जनाब दरवाजों के बाहर ताले लगा दिए कि जो भी आता है आपने बोलना नहीं है भाई। बंदूकें आपसे ले ली हैं उन्होंने, असला आपसे ले लिया गया है। अब लड़ाई आप कैसे करेंगे? बाहर से आ गया बंदा मारे तो वो तो मारेगा आपको। तो जब सिस्टम एक्टिवेट करना आप सस्पेंड करेंगे तो फिर जिस वायरस के खिलाफ उठे हैं आप, जिस वजह से वो तो रुक गया है, लेकिन आप और भी किसी के खिलाफ आप, क्योंकि आपके पास तो बंदूकें ही खत्म हो गई हैं, तो आपके पास तो उन्होंने छुरे चाकू ले लिए हैं। अब कोई वैसे भी बंदा जो है ना छोटा मोटा भी आप पे कुछ करेगा तो आप तो बेबस हैं। तो वो ये कहते हैं कि हम इम्यून सिस्टम को सप्रेस कर देते हैं, दबा देते हैं ताकि ये एक्टिवेट ही ना हो। भाई हम क्या करेंगे? जिसकी वजह से एक्टिवेट हुआ उसको दुरुस्त करेंगे और उसको पॉजिटिव एंगल में लेके जाएंगे ताकि वो कंफ्यूज ना हो। समझ आ रही है? कोई नहीं समझ आ रही? अब इससे ज्यादा बेहतर मैं और क्या समझा सकूं? जिस वजह से आपका देखें आपका इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होगा। बात को समझने की कोशिश, मैं बार बार इसलिए आपका इम्यून सिस्टम किसी चीज के खिलाफ एक्टिवेट होगा। सदमे के खिलाफ एक्टिवेट हो गया, वायरस के खिलाफ एक्टिवेट हो गया, किसी ड्रग ने उसको एक्टिवेट कर दिया, तो क्या होगा? वो अटैक करेगा उसके खिलाफ, तो साथ कंफ्यूज होकर अपने बंदे मारेगा, अपनी बॉडी की हेल्दी सेल को डैमेज करना शुरू करेगा। दिस इज द ऑटोइम्यून डिजीज। ये देखा उसने,
कोई आंख बंद हो रही है, किसी नाक पे स्मेल नहीं आ रही, मुंह में कुछ इस तरह हो गया, तो ये वो अटैक्ट है सारे जो है ना। ये डैमेज हो गया न्यूरॉन, वो हेल्दी न्यूरॉन है। अब हेल्दी न्यूरॉन जब डैमेज हो जाएगा तो क्या होगा कि कोऑर्डिनेशन खत्म हो जाएगी ना। जो मैसेज ब्रेन से आना है वो ठंडा लग रहा, हाँ जी ठंडा, ये मैसेज खत्म हो गया। हाँ जी अब इसके खिलाफ ठंडा तो हाथ उठाना है, आपने हाथ उठाना नहीं है। आपका न्यूरॉन सिस्टम डैमेज हो गया कि भाई आप ये ठंड है, ठंड क्या, फौरन पीछे हाथ उठाएं। ये ठंड सेंसरी सिस्टम का है, महसूस करना, आपने हाथ उठाया, न्यूरॉन सिस्टम एक्टिवेट हुआ। तो जब आपका सिस्टम, कम्युनिकेशन सिस्टम डैमेज होगा, आपको ये सेंस नहीं हो रही, आपका हाथ जल जाएगा, आप ऊपर से ऑर्डर नहीं आ रहा, मोटर न्यूरो एक्टिवेट ही नहीं हो रहा, तो काम खराब होगा। तो दिस इज द डिजीज ऑफ द नर्वस सिस्टम बिकॉज ऑफ द ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स, कि वो एक्टिवेट सिस्टम नॉट द राइट डायरेक्शन, बल्कि वो गलत डायरेक्शन में इस्तेमाल होना शुरू हो गया, क्योंकि बहुत सारी चीजें वो फॉरेन बॉडी के साथ मिलती जुलती होती हैं और वो कंफ्यूज होकर अटैक इधर करता है। चलें जी आगे चलते हैं। वो कहता है कि एक दफा ये बीमारी आती है और ये बार बार भी इसके अटैक होते थे, ठीक भी हो सकती है, फिर रिलैप्स भी होती है। आफ्टर 1-2 डिकेड, 10-20 साल के बाद, इट कैन प्रोग्रेस इनटू सेकेंडरी प्रोग्रेसिव एमएस व्हेन द सिम्टम डोंट गो टू इनटू द रिमिशन एंड मे progressively get worse. This pathways is observed in the about 85% of the cases. और जिसको एक दफा वो कहता है कि हो जाए तो कुछ 10-20 साल भी गुजरे हैं तो 85% लोगों में इसके रिलैप्सेस के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। राइट जी, नेक्स्ट। ये एंड द क्लूकल में होम्योपैथिक पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा हूँ, मैं तो सारा वैसे डिस्कस कर रहा हूँ, लेकिन एंड द एंड में ये कह रहा हूँ कि द फॉलोइंग फैक्टर्स आर द मेन कॉजेज ऑफ द मल्टीपल स्क्लेरोसिस। क्या? वायरस है, बैक्टीरिया है, फंगस है, पैरासाइट है, जेनेटिक डिसऑर्डर, इनहेरिटेड डिजीज है, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, डिप्रेशन, एंजाइटी एंड ग्रीफ। आगे जी समझ। In the shortcut, what is the autoimmune disease? Autoimmune disease आपका मदाफती निज़ाम किसी चीज के खिलाफ जब एक्टिवेट होगा, ट्रिगर होगा, उसने काम करना शुरू कर दिया, और वो काम जब करना शुरू कर दिया, जब उसने बंदूक उठा ली तो वो बंदूक का फायर दुश्मन को भी मार सकता है और कंफ्यूज होकर अपने बंदों को मार सकता है। आगे समझिए, उसके कॉजेटिव ट्रिगर फैक्टर बहुत सारे हो सकते हैं। आगे चलते हैं जी। ट्रीटमेंट, वैसे मैं साथ साथ बोलता भी गया हूं, लेकिन इन द एंड हम क्या करेंगे, वो तमाम अद्वियात, वो नसोर्स को पहले ज़हन में रखें कि वो तमाम नसोर्स जो किसी बैक्टीरिया वायरस से बने हुए हैं, वो आपको उस कॉजेटिव फैक्टर पे, मसलन ट्यूबरकुलोसिस है तो ट्यूबरकुलोनियम दे सकते हैं। और बाज़ दफ़ा देखें कि टीबी की दवाइयाँ लोगों ने खाई हैं, उनको ऑटोइम्यून डिजीज हो गई, तो उनको क्या करेंगे, टीबी की जो दवाई है आइसोनाइज, जो एलोपैथिक में यूज होती है, उसको साथ उसका इस्तेमाल करवाएं, और अपनी जो टीबी की ट्यूबरकुलोनियम या बेसिलियम रोसरा या बेसिलियम टेस्टिस है या वेरी है, इनका इस्तेमाल करें। इनहेरिटेड है तो कार्सिनोसन का इस्तेमाल करें, तो फिर वो उससे, तो वो तमाम बैक्टीरियाज के जो नसोर्स हैं, ये नसोर्स आपके ज़हन में, हमारे पास ये बड़ा अल्लाह का करम है, शुक्र है कि जो हमें ये एज हासिल है कि किसी और को ये एज हासिल नहीं, कि हमारे पास वो उन्हीं बीमारियों के नसोर हैं, लाइक द वैक्सीनेशन टाइप के हैं,
जो प्रोटेक्ट भी करते हैं और ठीक भी करते हैं। तो उन रिसोर्स का इस्तेमाल करें। अब इसकी जो दवाइयां हैं, वो जो मुझे सक्सेस जिन दवाइयों में ज्यादा मिली है, हम पहले उनको आपको बताते चलें कि हमने कार्सिनोसन, ट्यूबरकुलोनियम, बेसिलियम, ऑरोमेट और प्लम्बम बहुत ज्यादा सक्सेसफुल है, इग्नेशिया बहुत ज्यादा सक्सेसफुल है एमएस के अंदर। तो दवाइयां जरा हम जनरल आपको डिस्कस कर लेते हैं। मतलब पहली खेप क्या होनी चाहिए कि नोसोड्स की होनी चाहिए आपके जहन में। फर्स्ट लाइन ऑफ द मेडिसिन जो क्या करेगी, जो बीमारी को, ताकत को तोड़ेगी और उस वायरल, उस बैक्टीरिया से निकालने की बॉडी के अंदर सलाहियत पैदा करेगी। फर्स्ट स्ट्राइक तो इसने ये करना है कि उसको स्ट्रेंथ को तोड़ेगी, उसकी पावर को तोड़ेगी। कौन तोड़ेगा? निसोड तोड़ेगा। ये ध्यान में रखें, कौन तोड़ेगा? निसोड तोड़ेगा। उसके बाद जो पैरालिटिक की मेडिसिन है हमारी, मतलब हमारे पास जलसीमियम है, हमारे पास कालीफास है, हमारे पास प्लमोमेट है, हमारे पास ओपियम है। अब जलसीमियम आपके नर्वस सिस्टम को एक्यूरेसी देती है, कालीफास आपके नर्वस सिस्टम को एक्यूरेसी देती है, डिफाइन लाइन पे लेके जाती है, सीधे रुख अख्तियार करने की जरूरत पैदा करती है नर्वस सिस्टम के खिलाफ। ये ध्यान में रखें। जलसीमियम एक ऐसी दवाई है कि जो आपके नर्वस सिस्टम की डायरेक्शन दुरुस्त करती है, वो गलत डायरेक्शन पे फायर नहीं मारने देगा। प्लमोमेट है, नेट्रोमेर है, लिथायरस है। अब लिथायरस को मैंने पहली दफा जब हमने अपने उसमें यूज करना शुरू किया, इसमें मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में, मैंने मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में इसको मैंने बड़े रिजल्ट लिए हमने लिथायरस के। जब मैंने उसको देखा तो मैं पढ़ रहा था, उसमें कहीं मस्कुलर डिस्ट्रॉफी का जिक्र नहीं था। वो कह रहा है कि इस पेशेंट की जब लिथायरस की प्रूविंग हुई तो इसकी हील उठना शुरू हो गई, एडी। तो जब हमने मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के पेशेंट हमने देखे तो वो पहले इसकी हील ही उठती है, पीछे से एडी उठा लेता है, पंजों के बल आ जाता है। तो मैंने कहा यार बड़ी सिमिलरिटी है, तो मैंने लिथायरस को यहां यूज। अब लोअर एक्सट्रीमिटीज का जो पैरालिसिस है, जो फुट से शुरू होता है, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी का पहला काम फुट से शुरू होता है, तो हमने लिथायरस को यूज किया। ये फर्स्ट ग्रेड की दवाइयां जी, कार्सिनोसन, ट्यूबर, बेसिलियम, इग्नेशिया। वैसे जो निसोड्स मैंने आपको बहुत सारे गिने हैं वो आप ध्यान में रखें। और उसके बाद देखें आपके पास इग्नेशिया है, डिप्रेशन की बहुत बड़ी दवाई है, ऑरोमेट है, और ये उल्टे काम करता है। इग्नेशिया वाला काम ही उल्टे करता है, और ये के ऑटोइम्यून भी उल्टा काम है। इग्नेशिया वाले को पानी पिलाएंगे तो वो नहीं निकल सकता, सैलड खिलाएंगे तो निकलेगा। जहां रोना है इसने हंसना है, जहां हंसना है इसने रोना है। उल्टा काम है ना, वो भी ऑटोइम्यून में उल्टा काम है। भाई उसने आपका डिफेंस करना है तो आपके खिलाफ शुरू हो गया, उल्टा काम। ऑरोमेट क्या करता है? सुसाइड करता है। इसका मतलब ये भी उल्टा काम है। आपको तो जिंदगी की ख्वाहिश होनी चाहिए, जिंदगी की ख्वाहिश खत्म करता है। नेट्रोमेर क्रोनिक एग्नेशिया का, एसिड फॉस क्रोनिक एग्नेशिया का, सारी ग्रीफ की दवाइयां। कास्टिकम एक और अजीब चीज है कि ये बी पैरालिटिक की बड़ी मेडिसिन है, और साथ साइकोलॉजिकली ब्रेन की भी बड़ी दवाई है कि इसके अंदर सिंपैथी अगेंस्ट अदर पीपल बड़ी पाई जाती है। लोगों के लिए बड़ी हमदर्दियां रखता है। लड़ाई किसी की होगी तो ये कूद जाएगा तो गोली इसको भी लगेगी। भाई राह चलते की लड़ाई में ये कूदता है ना,
ये इसको रिवोल्यूशनरी लीडर्स की भी दवाई कहा जाता है कि जो जो इनकलाबी लोग होते हैं वो, ये उसकी भी कास्टिकम दवाई है। तो लड़ाई किसी की हो रही है, ये कूदेगा गोली तो इसको भी लगेगी। इसका बात, उसकी फिलॉसफी समझ रहे हैं आप? ये भी उल्टा काम हो गया। सिंपैथी अगेंस्ट अदर, ओपियम, नक्स मॉस्कोटा, प्लम्बम तो बड़ी मजे की दवाई है जी। जितने भी पैरालिसिस के केसेस हैं, थूजा साइकोटिक है। और अब ये फर्स्ट ग्रेड की हमने दिखाई है, नीचे जो है सेकंड ग्रेड की दवाइयां आ गई। गैरिकस है, एलोमिना है, एलोमिना भी पैरालिसिस की है। गैरिकस ऑलरेडी, गैरिकस जो दवाई है ये आपका जो ऑटोनॉमिक सिस्टम है, आपका जो ऑटोनॉमिक सिस्टम है, जो खुदकार निजाम है, इसके अंदर खराबी की सबसे बड़ी दवाई है गैरिकस। इसके अंदर दिस इज द गैरिकस। ये खुदकार निजाम खराब हो गया है तो गैरिकस है। खुदकार निजाम खराब हो गया कास्टिकम है, खुदकार निजाम खराब हो गया जलसीम में, खुदकार निजाम खराब हो गया ओपीएम है, खुदकार निजाम हो गया कालीफास है, खुदकार निजाम खराब हो गया। तो ये खुदकार निजाम होना है। ऑक्सीट्रोपस है, माइगेल है, तो खुदकार निजाम खराब हो गया। तो हमने क्या करना है कि नर्वस सिस्टम को क्या, मोटर हाथ काम नहीं कर रहा तो ये मोटर, सेंस नहीं कर रहा तो सेंसरी, ऑटोनॉमिक, खुदकार निजाम खराब हो गया तो ऑटोनॉमिक। हमें ये सारी दवाइयां जो हम यहां दे रहे हैं ये सारी खुदकार निजाम पे काम करने वाली है, मोटर न्यूरॉन्स पे काम करने वाली है, सेंसरी सिस्टम पे काम करने वाली। कैनबिस इंडिका, कैनबिस टाइवा, कोकस, क्रोटनटेक, कालीफास, लाइकोनक्स, ओनेंथिक रोकाटा, ऑक्सैलिक एसिड। इतनी बड़ी मजे की दवाई है, ये भी डिप्रेशन की भी दवाई है। थिंक अबाउट, व्हेन थिंक अबाउट द सिम्टम इंक्रीज, जब आप उस बीमारी की उस वजह के बारे में सोचेंगे तो अलामात बढ़ जाएंगी, तकलीफात बढ़ जाएंगी। इतनी खूबसूरत दवाई है। क्या एक जुमला ही अगर आप याद रखें कि बीमारी के बारे में सोचने से तकलीफात में इजाफा, दैट इज द ऑक्सैलिक एसिड। वो बहुत डीप, बहुत गहरी दवाई है। एसिड पिक्रिक कमजोरी की दवाई है। स्टेफिस मजाजन बहुत बड़ी दवाई है। स्टिक्नियम, टेरेंटोला, अब टेरेंटोला हम आप कहां जाके पढ़ेंगे? ऑटोइम्यून डिजीज भी जो है हम जब आप पढ़ेंगे, मेरा एक रह गया टॉपिक ब्रेन का ऑटोइम्यून डिजीज, क्योंकि टॉपिक बड़े लंबे हैं, मजे के हैं, तो हम उसको अलग करते हैं। तो ऑटोइम्यून डिजीज में ये क्या होता है, ये भी अग्रेसिव इनवॉलंटरी मूवमेंट भी होती है और जरूरत से ज्यादा एक्टिवेट हो जाता है, जिसको हम कहते हैं हाइपर एक्टिव हो जाता है। इसका ऑटोइम्यून जो है वो सिस्टम है, ऑटोनॉमिक सिस्टम है, वो ज्यादा एक्टिवेट हो जाता है और ये फिर रुकता ही नहीं। इधर बच्चा फिर रहा, उधर आ रहा है, ये चीज पकड़, वो छोड़, वो पकड़, वो छोड़। दिस इज द, और स्पाइडर भी यहां से उड़ता है, मकड़ा यहां से उड़ता है, यहां बैठता है, यहां से उड़ता है, यहां बैठता है, यहां से उड़ता है। ये दिस इज स्पाइडर का मिजाज है। जिंकम, ये भी इनवॉलंटरी है, पाँव हिलाता है बहुत ज्यादा। माइगेल, ऑक्सीट्रोप, तो ये वो सेकंड ग्रेड की दवाइयां हैं जी। आगे चलते हैं जी। मजा आया कोई नहीं जी?